तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से विधानसभा की कार्रवाई के दौरान ये महत्वपूर्ण बातें कही गई कि हमने यूपी की पहचान को बदला है। यूपी को बीमारू राज्य पहले कहा जाता था, अब यूपी किस तरीके से आगे विकास कर रहा है, इन तमाम बातों का जिक्र किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आने वाले दिनों में क्या कुछ बड़ी योजनाएं प्रदेश सरकार की तरफ से आने वाले समय में चलाई जाएंगी, इसको लेकर भी जिक्र किया गया है। देश और दुनिया में यूपी की तारीफ हो रही है, इस बात का भी जिक्र रहा। तो वहीं 2.61 करोड़ गरीबों को शौचालय मिला है। इसी के साथ फ्री राशन का भी जिक्र किया, 15 करोड़ लोगों को राशन जो है पहुंचाया गया है। इसी के साथ सबका विकास ही हमारा लक्ष्य है। सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता रहे हैं, जहां बेहतर कानून व्यवस्था से प्रदेश का विकास हो रहा है। यूपी में 10 नए एयरपोर्ट पर काम जारी है। 5 साल में 45 लाख लोगों को आवास मिला है। तो एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास किस तरीके से हो रहा है इसकी रूपरेखा को रखा है, साथ ही साथ आने वाले समय में क्या कुछ बेहतर किया जा रहा है उसको लेकर भी आज सदन में महत्वपूर्ण बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई हैं। साथ ही साथ सीएम योगी ने कहा कि 15 करोड़ लोगों को कोरोना काल में फ्री राशन दिया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि उन्होंने गिनवाई, जो कहा वो करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है, इसको लेकर भी उनकी तरफ से महत्वपूर्ण बातें कही गई। यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था पहले, लेकिन अब यूपी जो है विकास की ओर अग्रसर हो चला है। साथ ही साथ पहले यूपी में दंगे होते थे, लेकिन अब कानून व्यवस्था इस तरीके से स्थापित की गई है कि अब अपराधी खौफजदा है। देश और दुनिया में यूपी की तारीफ हो रही है। 2.61 करोड़ गरीबों को शौचालय मिला है। समाज के हर तबके तक योजना का लाभ पहुंचा है। आने वाले समय में भी लगातार सरकार की तरफ से बड़ी पहल आगे भी देखने को मिलती रहेगी। तो बेहतर कानून व्यवस्था से प्रदेश का विकास हो रहा है। निवेश को लेकर भी देखिए बड़ी योजना तैयार की जा रही है। तो वहीं यूपी में 10 नए एयरपोर्ट पर काम जारी है। 5 साल में 45 लाख लोगों को आवास दिया गया है। और जो एक विजन है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, इस विजन के साथ सरकार काम कर रही है। इन तमाम बातों को पटल पर रखा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आज सत्र का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से संबोधन के जरिए ये महत्वपूर्ण बातें रखी गई हैं कि समाज के हर तबके का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। 15 करोड़ लोगों को राशन दिया गया है। 2.61 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है। यूपी की पहचान अब बदली है। यूपी को पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश अब विकास की ओर अग्रसर हो चला है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की एक बड़ी छवि स्थापित करने जा रहा है। इसको लेकर जो आयाम अपनाए जा रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं पटल पर रखा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और सरकार की क्या नीति है आने वाले दिनों के लिए, उसको भी रखने का प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहा है। अपडेट रहते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए ग्राउंड जीरो से। एसके, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से महत्वपूर्ण ये संबोधन सत्र के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ उपलब्धियां गिनाई हैं, साथ ही साथ वो उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए क्या आयाम अपना रही है प्रदेश सरकार। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब सदन में बोल रहे थे, चूंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है, दूसरा दिन है और एक ही दिन बचा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र को लेकर, तो मुख्यमंत्री के बोलने से पहले लगातार जो विपक्ष के नेता थे वो इन बहुत सारी चीजों को लेकर सवाल उठा रहे थे। खासतौर पर यूपी के जो बजट उत्तर प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट लेकर आई है उसको लेकर कि आखिर जब पहले ही पूर्ण बजट में इन सभी मदों में पैसा दिया जा चुका है तो अनुपूरक बजट लाने की जरूरत क्या थी और क्यों सरकार इसको लेकर आई है। दूसरे बड़े ये सवाल थे कि 3 दिन का ही सत्र क्यों रखा गया। बहुत सारे इस तरीके के सवाल थे जो कि उत्तर प्रदेश के विपक्ष की तरफ से पूछे गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन के दूसरे दिन जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने बहुत सारे विषयों का प्रस्तरवार आंसर दिया और बताया कि क्यों जरूरी है उत्तर प्रदेश का अनुपूरक बजट, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीजों को स्पष्ट किया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को भव्य और दिव्य
बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। निवेशक उत्तर प्रदेश में कैसे आए, उनको लेकर लगातार कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास जारी हैं और उस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बजट जारी किया है, क्योंकि उसके लिए जरूरी था। जहां उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश को लेकर चल रही है, तो कहीं न कहीं वो पूरी तरीके से भव्य हो, दिव्य हो, सुरक्षित हो और जो मंशा उत्तर प्रदेश सरकार की है, जो लक्ष्य है वो पूरा हो, कहीं न कहीं उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बजट दिया है। दूसरा बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से अगर हम प्रयागराज के कुंभ की बात करें तो 2025 में इसका आयोजन होना है, तो उसकी तैयारियां हम अभी से कर रहे हैं। जो धार्मिक स्थल हैं उनके विकास के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस बजट में व्यवस्था की गई है। कोरोना काल के दौरान जो बच्चे निराश्रित हुए हैं, हर मंडल स्तर पर उनके लिए आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, उसकी व्यवस्था भी इस बजट में की गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि जो नैमिसारण्य जैसे स्थल हैं उसके लिए लखनऊ से हेलीकॉप्टर की सुविधा होगी। तो इन बहुत सारी चीजों को, इन मदों में पैसा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ये बजट लेकर आई है। चूंकि जो पहले का पूर्ण बजट था उस दौरान इस तरीके की चीजें नहीं थी, इस वजह से उसमें यह बजट नहीं दिया जा सका था। उसके लिए अब यह बजट उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है। हालांकि अगर हम अब पूरे बजट की बात करें तो करीब 6,50,000 करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश सरकार का हो गया है, क्योंकि 6,15,000 करोड़ का बजट जहां पहले सरकार लेकर आई थी और करीब 33,000 करोड़ का यह बजट है, तो अगर हम राउंड फिगर में देखेंगे तो करीब 6,50,000 करोड़ का बजट है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने सदन में भी जिक्र किया। तो ये बहुत सारी चीजें थी, कहीं न कहीं विपक्ष के जो सवाल थे, जो चीजें थी जिनको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, उनका जवाब देने की मुख्यमंत्री ने कोशिश की। दूसरी बड़ी चीज ये थी कि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए गए। मुख्यमंत्री ने उन सारी चीजों का भी जवाब दिया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस के लिए करीब 1.25 लाख रिक्रूट भर्ती किए गए और साथ ही साथ में अगर हम देखें तो कई और चीजें भी थी, जिसमें 7 कमिश्नरी बनाने, साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके जरिए पुलिस को हाईटेक बनाने और पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा खासा बजट खर्च कर रही है और इस बजट में भी उन सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। तो ये बहुत सारे सवाल थे विपक्ष के, जिसके जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने संबोधन में दिए हैं। जी बिल्कुल। और देखिए 3 दिन का ही ये सत्र है, तो किस तरीके से महत्वपूर्ण आगे भी ये पूरा कार्यवाही रहेगी, क्योंकि कई ऐसी चीजें भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से रखी गई हैं जो कि आने वाले समय में एक काफी ज्यादा उपयोगी साबित होंगी उत्तर प्रदेश के लिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम उपयोग की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग के लिए इस बजट में विशेष व्यवस्था की है, क्योंकि अगर हम अभी तक देखें तो जो ऐसी बसें हैं जो कंडम हो चुकी हैं या जो अपना समय पूरा कर चुकी हैं, उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में हमने व्यवस्था की है। 1,000 नई बसें परिवहन विभाग को दी जाएंगी ताकि उत्तर प्रदेश में परिवहन सेवाओं को सुधारा जा सके और जो बसेस अपना समय पूरा कर चुकी हैं उनको कंडम के तहत उनका तत्काल उनको हटाया जाए ताकि प्रदूषण और साथ साथ सुरक्षित यात्रा पूरे प्रदेश भर में हो सके। तो इन बहुत सारी चीजें जो कि आगे होने वाली हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 आई थी, उसके तहत भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में लगाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत, उनको भी उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडाइज करेगी इस बजट के जरिए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में चार्जिंग स्टेशन भी बनाने का काम किया जाएगा, जिसका प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। तो ये बहुत सारी चीजें थी जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने विस्तार से करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त मुख्यमंत्री ने लिया और इन सारी चीजों की जहां जानकारी भी दी कि आखिर बजट क्यों लेकर आए हैं, कानून व्यवस्था पर क्या काम कर रहे हैं, साथ ही साथ आने वाले समय में सरकार की योजनाएं क्या हैं, खास तौर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और अगर हम प्रयागराज के कुंभ की बात करें। जी बिल्कुल। और देखिए इसके किस तरीके से यही कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की दिखी है इस बजट के जरिए भी कि हर क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए, चाहे फिर वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर परिवहन का हो। किस तरीके से ये स्थापित करने की जो कोशिश है ये सबसे ज्यादा लाभदायी साबित होती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी कहा कि देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य जो प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक ले जाना है। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। चीजों को, योजनाओं को उस तरीके से व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि इस लक्ष्य को उत्तर प्रदेश प्राप्त कर सके, जिसके लिए उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्टेशन भी बढ़ाया जा
रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 2015-16 के दौरान जहां उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्टेशन 50,000 करोड़ का था और अभी 2022-23 की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लक्ष्य को 1,56,000 करोड़ तक पहुंचाया है। तो ये बहुत सारी चीजें थी जिनका जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने अभिभाषण में किया और कहीं न कहीं इन चीजों के बारे में बताने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से इस दिशा में काम कर रही है, कैसे चीजों को बेहतर बना रही है और खास तौर पर विपक्ष के जो सवाल हैं उनका जवाब भी मुख्यमंत्री ने देने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि शक्ति देना तो आसान है लेकिन बुद्धि देना कठिन है, इसलिए विपक्ष को इन सारी चीजों को समझना चाहिए जब वो शासन की योजनाओं पर सवाल उठाते हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे नोएडा से अब खबर, जहां बैचलर्स को फ्लैट किराए पर देने पर पाबंदी। जहां सुपरटेक एमराल्ड के एओए के फैसले से बैचलर्स परेशान हैं। 31 दिसंबर तक बैचलर्स को फ्लैट खाली करने का नोटिस है। जहां बैचलर्स की देर रात पार्टी की वजह से यह फैसला लिया गया है। सेक्टर 93 स्थित सुपरटेक एमराल्ड सोसाइटी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बैचलर्स को फ्लैट किराए पर देने पर पाबंदी। सुपरटेक एमराल्ड के एओए के फैसले से बैचलर्स अब परेशान हैं। उनको नोटिस दे दिया गया है खाली करने के लिए। 31 दिसंबर तक बैचलर्स को फ्लैट खाली करना होगा। सेक्टर 93 स्थित सुपरटेक एमराल्ड सोसाइटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर प्रयागराज से, जहां प्रयागराज के नवनियुक्त आईजी रेंज चंद्र प्रकाश ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। 2004 बैच के आईपीएस चंद्र प्रकाश ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद रेंज के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर पुलिसिंग व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान न्यूज 1 इंडिया के संवाददाता विवेक पांडे ने आईजी रेंज चंद्र प्रकाश से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए संगम नगरी प्रयागराज में अभी हाल में ही ज्वाइन किया है आईजी रेंज चंद्र प्रकाश जी हैं। हम उनसे जानेंगे क्योंकि प्रयागराज अब कमिश्नरेट हो गया है, तो अब जो रेंज की जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ जाएंगी और जो अधिकारी हैं उन अपने रेंज पर ज़्यादा ध्यान पाएंगे। पुलिसिंग किस तरीके से होगी अब रेंज को लेकर हम ये जानेंगे आईजी चंद्र प्रकाश जी से। सर बहुत स्वागत है न्यूज़ इन इंडिया में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए आईजी प्रयागराज रेंज के रूप में ज्वाइन करना मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ये मौका दिया गया है। जैसा आप जान रहे हैं कि इस समय प्रयागराज एक कमिश्नरेट बनाया गया है, नया कमिश्नरेट, क्योंकि जिस हिसाब से चैलेंजेस आ रहे हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उसको बहुत अच्छे से डील करने के लिए कमिश्नरेट की क्रिएट किया गया है और वहाँ पे एक अलग अधिकारी पोस्ट किए गए हैं। आईजी रैंक के अधिकारी हैं जो कमिश्नरेट उनके पूरे अंडर में रहेगा, उसका उनको कार्य देखना है। बाकी रिमेनिंग 3 ज़िले हैं जिसमें प्रतापगढ़ है, फतेहपुर है और कौशाम्बी है, ये रेंज के सुपरविजन में रहेगा। आपको जैसा पता है कि ये पूरा रूरल एरिया है और इसका थोड़ा सा पुलिसिंग का जो कार्य होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है और मैं समझता हूँ कि अब प्रयागराज अलग होने से ये 3 जिलों पे पुलिसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे फोकस करना ज़्यादा सूटेबल होगा और ज़्यादा समय मिलेगा और हम ज़्यादा उसमें इनोवेटिव और क्रिएटिव कार्य कर सकते हैं जिससे पुलिसिंग बेहतर हो और जनता को और सुविधाएं मिल सकें। सर अगर प्रयागराज की बात करें तो लगातार जिस तरीके से शासन के निर्देश पर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाइयों का एक लंबा दौर चला है, अब कई अभी कौशाम्बी भी आपके रेंज में है, कौशाम्बी में भी अगर माफियाओं की बात करें तो उनकी कई संपत्तियां हैं, तो इस पर भी पुलिस कुछ काम कर रही है अभी? डेफिनेटली अभी हमने सभी से मीटिंग करके सभी को निर्देशित किया है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, खास करके माफियाओं, अपराधियों, जो ऑर्गेनाइज गैंग है उनके खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा और जो भी माफिया होंगे, अपराधी होंगे, हीनियस क्रिमिनल होंगे, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल होंगे, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें बहुत सुविधा होगी और कोई भी डिसीजन लेना बहुत क्विक होगा और जो रिस्पांस टाइम होगा वो बढ़ेगा और पब्लिक को ज़्यादा सहूलियत इसमें मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ आईजी रेंज चंद्र प्रकाश जी, जिन्होंने बताया कि अब रेंज के जिलों पर फोकस करना ज़्यादा आसान होगा और जो शासन द्वारा जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था उसको भी चिन्हित करके अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा जिस तरीके से शासन का निर्देश आएगा। कैमरा पर्सन शिव कुमार मौर्य के साथ विवेक पांडे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।